नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सपनों से सफलता के सफर के पहले एपिसोड में। आज हमारे साथ है शिवम सियाग, जो इंडिया के यंगेस्ट एसबीआई पीओ क्वालिफायर हैं। इतना ही नहीं, उनकी ऑल इंडिया रैंक 241 भी है। तो शिवम, आपने अपनी जर्नी कब स्टार्ट करी और कैसे आप इंडिया के यंगेस्ट एसबीआई पीओ क्वालिफायर बने? मेरे को आज भी याद है, मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी 23 मार्च 2023 को। ईवा क्लासेस से स्टार्ट हुई थी। पहला मैंने टेस्ट दिया था 23 मार्च को। उस टाइम क्या है, उनके क्वालिफायर टेस्ट होते थे बैचेस के लिए। तो मैंने 23 को पहला दिया, 24 को दूसरा दिया, 25 को तीसरा दिया। तो ऑन एन एवरेज स्टूडेंट, एक स्टूडेंट की हम्म। तरह मेरे भी वही 60% मार्क्स हुए। वो थोड़ा बहुत ऐसे मतलब लगा कि हाँ पढ़ लेना चाहिए। और उसी टाइम भाई का रिजल्ट आया हुआ था। मेरा मेरा भाई लगा था एसएससी सीजीएल में ऑल इंडिया 114 रैंक आई थी। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के अंदर सेलेक्ट हुए थे वो। अच्छा। और उन्हीं की वजह से मैं मोटिवेटेड भी बहुत हुआ था। उसी वजह से मैंने वो टेस्ट दिए थे। तो फिर मैंने कहा भाई ने कुछ किया है तो हम भी कुछ करके दिखाते हैं। तो आपके भाई आपकी प्रेरणा का स्रोत थे। हाँ, मेरे मोटिवेशन का वन एंड ओनली सोर्स स्टार्टिंग से वही रहे हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। सो प्रिपरेशन के स्टार्टिंग के दौर में आपका लेवल क्या था? मेरा लेवल बिलो एवरेज ही था। अच्छा। मैं उन गिने चुने स्टूडेंट्स में से था जिनके घर वालों को फोन जाया करता था कि आपका बेटा फेल होगा। और यही मेरे 10th में हाल रहे, यही 12th में कोरोना पास आउट हुए। पढ़ाई में कोई मन नहीं। तो ऐसे करके फिर वो भाई का सिलेक्शन हुआ। थोड़ी उसे जलन हुई, पढ़ना स्टार्ट कर दिया। तो जब ऐसे कॉल्स आते थे आपके घर पे, तो आपके घर वालों का कैसा रिएक्शन होता था? क्या बोलते थे वो आपको? घर वालों का रिएक्शन यही रहता था, ताने। ताने? भाई पढ़ता है तू नहीं पढ़ता, तू क्या करेगा। क्योंकि मैं मैथ्स में ही सबसे ज्यादा वीक हुआ करता था, उसी की वजह से आया करते थे। अच्छा। हाँ। राइट। सो जो अपने सब्जेक्ट्स होते हैं, इंग्लिश, मैथ्स, जीके, रीजनिंग, तो आप इन सब के सेपरेट नोट्स बनाते थे या फिर आप नोट्स आपके बनाने का स्ट्रैटेजी क्या था? क्योंकि मोस्ट ऑफ दी जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनको नोट्स रिलेटेड बहुत डाउट्स रहते हैं। हाँ, नोट्स बनाने के हर एक बंदे के मोस्टली अलग अलग तरीके होते हैं। हम्म। जैसे मेरा यही तरीका रहता है, क्योंकि मैं मैथ्स में वीक था। तो मैं फॉर्मूलाज लिखा करता था। हम्म। मेरे को फॉर्मूलाज मैथ्स में एक भी याद नहीं रहता था। मेरे पास यही सोर्स था कि मैं लिख लूं और फिर हम्म। उसको रट लूं। हम्म। जैसे मैंने रट रट के ही मैथ्स सीखी है। मैंने हम्म। जब ईवा क्लासेस स्टार्ट किया था, तब मेरे को मैथ्स स्टार्टिंग से सीखने के लिए बेसिक से मेरे को हम्म। ऑलमोस्ट लगे थे 4 या 5 महीने। हम्म। पूरे पूरे दिन वहीं पे बैठा रहता, वही करता रहता। मेरा एक दोस्त था हैप्पी, वो हम्म। मेरे को पढ़ाता। रवि सर्वांगी फैकल्टी थी हमारी मैथ्स की। तो वो हमें, अगर हम दोनों को कोई डाउट नहीं हो रहा था, तो हम उनसे पूछ लेते थे। राइट। वैसे इंग्लिश में हमारे सर थे जालूराम मोटसरा जी, ईवा हम्म। क्लासेस के हेड हैं वो। तो उन्होंने हमारे इंग्लिश स्ट्रांग कराई थी। थोड़ा बहुत मेरा बेस था इंग्लिश का, इंग्लिश जी। मीडियम स्कूल की वजह से होने से। हम्म। और फिर उन्होंने जैसे जैसे बताते, तो वो जितना मेरे को याद रहता उतना मैं उसी टाइम याद करने की ट्राई करता। जो नहीं याद रह पाता उसको मैं नोट्स बना लेता और फिर शाम को जाके रिवाइज करना, क्योंकि हमारे टेस्ट डेली होते थे। हम्म। जैसा आज पढ़ा है वो अगले दिन टेस्ट देना है, तो वो याद करना पड़ता था। उसके बाद जीके हो गई। तो जीके हमें बुक्स मिलती थी। हम्म। इनफ मटेरियल था उनके अंदर, मेरे हम्म। को जहां तक पता है इनफ था कि आप एक बार पढ़ लो तो बहुत है। उनको अगर आपको याद रह रहा है उसी टाइम तो ठीक है, नहीं तो उसको अंडरलाइन कर लिया कि ये मेरे को याद नहीं रह सकता, अगले हम्म। दिन पढ़ना है। उससे अगले दिन भी बार बार रिवाइज करना है मेरे को। हम्म। वैसे ही रीजनिंग में हो गया, रीजनिंग में शॉर्ट ट्रिक्स लिख लेता था मैं। राइट। ऐसे करते करते मैं उनको हम्म। रिवाइज करना इंपॉर्टेंट था, क्योंकि वैसे ही तो आप भूल जाओगे। हम्म। राइट। बहुत बढ़िया। एक और सवाल है, इसका जवाब जानने के लिए मैं बहुत उत्सुक हूँ। आपने तैयारी एसएससी से शुरू करी थी, हाँ, तो आप एसबीआई पीओ पे कैसे शिफ्ट हो गए? मैं एसएससी से स्टार्ट तो की थी, जब मैं भाई की वजह से मोटिवेट हुआ था नया हम्म। नया। लेकिन क्या है, मेरी ग्रेजुएशन नहीं हुई थी। मेरी ग्रेजुएशन के 2.5 साल बाकी थे। हम्म। मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, मैं 1 साल पढ़ा आराम से, बढ़िया, बहुत मन लगा के पढ़ा, क्योंकि उस टाइम मेरे को कुछ आता नहीं था। हम्म। उस वजह से मेरे को पढ़ना पड़ा, मेन बात तो ये है। सीखने के लिए मेरे को पढ़ना पड़ा। हम्म। फिर धीरे धीरे जब मेरे को आने लगा, मैं रोज अपना जितना डेली का काम होता था उतना कर लेता था। तो फिर ऐसे लगने लगा कि यार अब तो कुछ नया नहीं हो रहा, लेकिन मैं हम्म। फिर भी पढ़ता था। ऐसे नहीं कि गैप दे लिया आपने बहुत सारा बीच में, हम्म। क्या आपने महीने भर का गैप दे लिया। गैप होता है 2-3 दिन का पढ़ाई के अंदर, हम्म। इससे ज्यादा गैप सही नहीं रहता। हम्म। तो मेरा सेकेंड ईयर पूरा हुआ, थर्ड ईयर पूरा हुआ, फोर्थ ईयर आया। वैसे ही सीजीएल का नोटिफिकेशन आया, लेकिन
सीजीएल के नोटिफिकेशन में आप देखोगे ग्रेजुएशन की जो एक डेट होती है, कट ऑफ डेट कहते हैं उसको, ग्रेजुएशन कट ऑफ डेट, वो होती है 1 अगस्त। अगर और मेरी जो ग्रेजुएशन डेट थी वो थी 12 अगस्त, ये 2026 में, 2025 में। तो फिर मेरे को पता लग गया कि मैं एसएससी तो अब भी नहीं दे पाऊंगा, कि एसएससी अब मेरे लिए है नहीं, अगले साल ही देना पड़ेगा। तो मैंने बैठा रहता था, कुछ नहीं करता था, फिर ऐसे डिमोटिवेट सा हो गया था मैं उस टाइम। लेकिन मेरा एक दोस्त था सौरभ बिश्नोई, तो उसने मेरे को बताया कि ऐसे ऐसे करके एसबीआई है, बैंकिंग सेक्टर है, तू इसका फॉर्म फिल कर। तो मैंने वो फॉर्म फिल किया, धीरे धीरे मैं पढ़ना स्टार्ट हुआ, मार्क्स ठीक आने लगे, तो मेरा उसमें मन बनने लगा। प्री हुआ मेरा 4 अगस्त 2025 को, तो उसमें मेरे बढ़िया मार्क्स आ गए, 72 आउट ऑफ 100 मार्क्स आए थे। तो फिर मैंने आगे, क्योंकि हमारे उसके बाद मेंस एसबीआई में होता है, आप पीओ के प्रीलिम्स के बाद मेंस में आपको बहुत कम टाइम दिया जाता है। हमारे था 4 अगस्त को प्री हुआ और 13 अगस्त को मेंस हुआ था, तो इसमें बहुत कम टाइम था। तो मेरे को पढ़ना पड़ा, तो अकेला तो मैं पढ़ नहीं सकता, तो मेरा दोस्त पास में पढ़ता था, वही मेरे को हेल्प करता था पढ़ाई के अंदर। तो उस टाइम मैं थोड़ा ढंग से पढ़ा, ऐसे करके धीरे धीरे। उसके बाद इसमें इंटरव्यू भी होता है, आप साइकोमेट्रिक टेस्ट भी होगा, पर्सनल इंटरव्यू भी होगा, और ग्रुप डिस्कशन भी होगा, उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा। तो ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे सब क्लियर हुआ, तो थोड़ा रिलीफ मिला मेरे को भी, कहाँ कि जितना मैं 2 साल में ईवा में पढ़ा वो मेरे लिए वेस्ट नहीं गया, मेरा कहीं ना कहीं तो वो काम आया है। चाहे मैं एसएससी की तरफ से एक बार डेविएट हुआ हूँ, लेकिन वो मेरा यूज तो कहीं ना कहीं हुआ है। राइट, ठीक है। एक और चीज जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, कोचिंग का क्या रोल रहता है? क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं बहुत से बच्चे ऑनलाइन को क्लासेस, यूट्यूब लेक्चर्स के पीछे भाग रहे हैं, तो उसमें आपका क्या टेक है? स्पेसिफिकली कोचिंग ही नहीं कहूंगा मैं, ऑफलाइन कोचिंग्स की तरफ जाना चाहूंगा। ऑफलाइन कोचिंग्स जो होती हैं वो मेरे व्यूज में सबसे बेस्ट रहती है, क्योंकि अगर आप किसी ऑफलाइन कोचिंग्स में जाओगे तो आपको जो एनवायरनमेंट रहेगा वो कॉम्पिटिटिव रहेगा थोड़ा। आपके पास वाला जना पढ़ रहा है तो आपको फील होगा कि वो पढ़ रहा है, मैं नहीं पढ़ पा रहा अभी तक, तो आपको वो लगेगा अगर वो मेरे मार्क्स ज्यादा ला रहा है, अगर आपके पास वाला पढ़ने वाला है तो आपको लगेगा वो पढ़ रहा है मैं नहीं पढ़ रहा, तो आप ऑटोमेटिकली पढ़ना स्टार्ट कर दो। एक दिन नहीं पढ़ोगे, 2 दिन नहीं हुए, फिर वो आपको ऐसे गिल्ट फील होगा, तो आप पढ़ना स्टार्ट करोगे। ऑनलाइन क्या, अगर आप जाओगे ना तो क्या, आपके पास में तो कोई है नहीं, आप बस देख रहे हो, ऑनलाइन क्लास ले रहे हो, आपके पास टेस्ट दे रहे हो तो एक रैंक शीट आ रही है, आपको पता लग रहा है ये बंदा ऊपर है, आप ना उसको जानते। अगर ऑफलाइन हो तो आप उस पास वाले से पूछ भी रहे हो, भाई तू ऐसा कर क्या रही जिससे तेरे मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं मुझसे। तो ये फर्क रहता है ऑफलाइन और ऑनलाइन में। तो आपके प्रिपरेशन का जो एंटायर टाइम था उसमें कभी ऐसा हुआ कि आपने कभी ऑनलाइन क्लास लेने की कोशिश करी हो, ऐसा कुछ भी? जहां तक मेरे को याद है मैंने तो एक बार भी नहीं की। पास वाले बहुत बोलते थे ये टीचर बहुत बढ़िया पढ़ा रहा है भाई, उसकी तरफ जा। अच्छा। लेकिन मैंने शायद उनको सर्च करके भी नहीं देखा कभी। टेलीग्राम्स पर बहुत फ्री कोर्सेज मिल रहे थे, लेकिन मैं कभी वैसी लालच की तरफ गया नहीं। राइट। तो शिवम, एक कहावत है कंसिस्टेंसी इज की, तो आप कंसिस्टेंट रहने के लिए क्या करते थे? कंसिस्टेंट रहने के लिए वैसे तो क्या है कि आपको जो क्लासेस जो चल रही है वो डेली लेनी है, आपको वो छोड़ने बिल्कुल भी नहीं है। बंक कर लो चाहे, लेकिन ये नहीं है कि आप क्लासेस ही बंक कर रहे हो। आपको मॉक टेस्ट दे लिया, आपने पूरा अपना जो रूटीन है कोचिंग का वो पूरा कर लिया, उसके बाद बंक करो। बाकी दिन बंक करने के लिए बहुत पड़ा है, आप कहीं भी जाओ घूमने के लिए जो, लेकिन अपना पढ़ाई का जो टाइम है उसके साथ आप मतलब ऐसे उसको गवाओ मत। वो पूरा करने के बाद कहीं भी घूमो तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा आपकी पढ़ाई पे। और यही है कि जैसे हम पढ़ते थे तो हमारे पहला पीरियड होता था रवि सर, दूसरा जालूराम जी, तीसरा दीपक सर, चौथा विरमदेव सर भी हमारे रीजनिंग के टीचर हुआ करते थे। तो मैं सबका ले लिया, उसके बाद 1-2 घंटे टेस्ट भी दे लिया मैंने अपने। उसके बाद फिक्स है मेरा 1-2 घंटे में बाहर निकलता था घूमने, चाहे कहीं भी चाय पीने चला गया, किसी के साथ घूमने चला गया, कहीं किसी ने बुला लिया कि मेरा ये काम है, मेरा ये काम करके आ, तो मैं निकल जाता था बाहर। तो उसकी चिंता मत करो कि आपका वो टाइम खराब कर रहा है। अगर आप पढ़ रहे हो और उसके साथ मजे कर रहे हो तो आप मजे करने के बाद आपका माइंड फ्रेश ही होगा, तो आप अच्छे से पढ़ पाओगे वापस अगली बार। एक और नेचुरल इशू है जो बहुत से स्टूडेंट फेस करते हैं, डीमोटिवेशन। तो कभी ऐसा हुआ है कि आपने बहुत डीमोटिवेटेड फील किया हो, और अगर आपने किया तो आपने कैसे उसको ओवरकम किया? बहुत बार फील होता है डीमोटिवेटेड, जब भी आपके टेस्ट खराब होगा, आपसे पढ़ने का मन नहीं हो रहा, डीमोटिवेटेड ही फील करोगे, बोर हो गए आप।
तो ऐसे करके आपका कॉन्फिडेंस डाउन होता जाएगा। फिर आपको कॉन्फिडेंस से दूर रहने के लिए क्या करना है कि आप जो एक दिन खराब जा रहा है उसी दिन कुछ ना कुछ दूसरा करना है, उसको हम्म। छोड़ दो, दूसरा कर लो। अगर एक टेस्ट खराब जा रहा है दूसरा दे लो, अगर दूसरे में उससे एक मार्क्स भी ज्यादा हो गया आप खुश हो जाओगे कि एक खराब गया दूसरा तो बढ़िया हो गया मेरा। जी। तो ऐसे करके वो अगर आपका दिन की अंत से खुश हो, हैप्पीनेस से जा रहा है ना, तो आपका अगला दिन भी उसी से स्टार्ट होगा कि हम्म। लास्ट वाला दिन मेरा अच्छा गया था, लास्ट में चाहे सुबह खराब हुआ लेकिन लास्ट में अच्छा था, तो अगला दिन भी अच्छे से स्टार्ट होगा। तो यही है। और घूमो फिरो, हम्म। अगर आपको डिमोटिवेशन फील हो रहा है आप घूमने निकल जाओ, बाहर निकल जाओ, हम्म। दोस्तों के साथ गेड़ियां मारने। हम्म। वो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस फील होगा, आपको अच्छा लगेगा, फिर अगला दिन वापस स्टार्ट करो, सब बढ़िया रहेगा फिर। बहुत से बच्चे ऐसा होता है जब प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, सो जब उनकी प्रिपरेशन फुली ऑन स्विंग होती है तो उन्हें ऐसा लगता है कि भाई हमें बाहर नहीं जाना, हमें मूवीज नहीं देखनी, इससे प्रिपरेशन खराब होगी, दोस्तों से नहीं मिलना, फोन नहीं चलाना, और वो अपने आप को कमरे बंद करके बस पूरा टाइम पढ़ते ही रहते हैं। तो आपको लगता है उससे एक नेगेटिव इम्पैक्ट आता है ओवरऑल प्रिपरेशन पे? डेफिनेटली नेगेटिव आता है इस अच्छा। पे। तो आप कब तक एक ही जगह बैठे रहोगे? हम्म। खाली जगह, वो कहते हैं ना खाली दिमाग शैतान का घर, आप हाँ। पूरे दिन तो पढ़ नहीं पाओगे। खाली बिल्कुल। एक ना एक टाइम आप ऐसे वॉइड में फील करोगे कि वॉइड में देख रहे हो, तो हम्म। बैठे रहोगे आप, बैठे बैठे थक जाओगे, तो आपको कभी ना कभी तो बाहर निकलना पड़ेगा। हम्म। तो इसलिए मैं तो मानता हूँ कि आप घूमो फिरो। ऐसा नहीं है कि जैसे मारवाड़ी में कहावत है, आटे में नमक जितना झूठ तो चलता ही है। हम्म। जैसे मारवाड़ी में पूरी ऐसे है, आटे में नमक जितो कूड़ तो चल ही है। जी। वैसी ही बात है, महीने में अगर आप 21 दिन पढ़ रहे हो तो 5-6 दिन तो ऐसे घूमना फिरना लगेगा। हम्म। वो तो मस्ट है, वरना आप ऐसे थके भरे कि यही एक ही काम करते रहने से बोर्डम आ जाता है। जी। सो प्रीलिम्स के लिए वैसे तो इंटीग्रेटेड तैयारी होती है, प्री एंड मेंस दोनों की। हाँ, तो जैसा कि हम जानते हैं 2-3 महीने बाद प्रीलिम्स है, एग्जाम। सो उसके लिए आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी अगर आप एग्जाम देते हैं तो? प्रीलिम्स के लिए स्ट्रेटेजी मेरी अभी तो फुल्ली मॉक बेस्ड रहेगी, क्योंकि मैं अभी जॉब पे हूँ, तो उस हम्म। वजह से मेरे को पढ़ाई का इतना टाइम नहीं मिल पाता। हम्म। तो शाम को डेली एक मॉक दे लेता हूँ मैं। हम्म। उसमें मार्क्स डिसाइड करते हैं कि मेरे को उस दिन का क्या करना चाहिए, और उस मार्क्स के हिसाब से मेरी स्ट्रेटेजी अगले दिन की रहती है कि मेरे को आज कितना पढ़ना है और किस हिसाब से अगला मॉक देना है मेरे को। तो मॉक से ही अभी तो मैंने सोचा है। हम्म। अगर फिर प्रीलिम्स कैसा होगा मेरा एग्जाम, उस पर डिपेंड करेगा मेरा मेंस का एग्जाम। राइट। तो शुभम, जो बच्चे सीजीएल 2026 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आपका क्या सजेशन रहेगा कि उन्हें कैसे तैयारी करनी चाहिए? कोई ऐसी स्पेसिफिक चीज जो आप उनके साथ शेयर करना चाहेंगे? अगर कोई बंदा अगर अभी जो 2-3 महीने बाद जो एग्जाम है सीजीएल का 2026 उसके लिए तैयारी कर रहा है, तो और नया है स्टूडेंट, हम्म। तो मैं तो मानता हूँ कि सबसे पहले उसको पीवाईक्यूज के तरफ जाना चाहिए। ओके। अगर वो पीवाईक्यूज देखेगा तो उसको हम्म। पैटर्न पता चलेगा कि एसएससी का पैटर्न क्या है। हम्म। उसके हिसाब से जैसे एसएससी का पैटर्न रहा है कि आपको प्रीलिम्स के अंदर अर्थमेटिक ज्यादा पूछी जाती है, हम्म। अर्थमेटिक में भी स्पेसिफिक टॉपिक्स के कितने क्वेश्चन आते हैं ये आपको पैटर्न मिल जाएगा। राइट। उस हिसाब से मैथ्स की तैयारी की। ऐसे ही इंग्लिश में भी होता है कि आपको एक पैटर्न मिलेगा कि इतने एंटोज आएंगे, इतने सिनोनिम्स आएंगे, तो आपको वो जो टाइम डिवाइड करने वाले हो आप अपनी प्रिपरेशन के बचे हुए, तो उस पीवाईक्यूज के देख लिया आपने, ये पैटर्न है, उस पैटर्न के हिसाब से आपको टाइम डिवाइड करके फिर आगे प्रिपरेशन करनी चाहिए। राइट। तो एक सवाल रहता है कि प्री से पहले कितने मॉक्स सफिशिएंट रहते हैं? सफिशिएंट तो मैं ये मानता हूँ कुछ भी नहीं है, हम्म। जितना किया उतना ही अनसफिशिएंट है। राइट। जैसे मैं जब पढ़ा करता था तब मैं ऐसे करता था कि एक मॉक दिया आपने, उसका एनालिसिस किया, अगर आपको उसका एनालिसिस करने में ही 1.5 से 2 घंटा निकल गया, फिर वो गलती सुधारने में और 1.5-2 घंटा लग गया, तो आपका पूरा दिन अगर एक मॉक टेस्ट को एनालिसिस करने में, उसका एनालिसिस करने में, वो गलतियां सुधारने में जा रहा है, तो वो एक मॉक टेस्ट दिन का सफिशिएंट है। अगर हम्म। ये आप 2 मॉक टेस्ट के लिए कर सकते हो तो 2 मॉक टेस्ट सफिशियल है। तो अगर जितनी आपकी कैपेसिटी है हम्म। वही आपकी सफिशियंसी होगी, राइट। उसी से आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। तो शुभम, एसबीआई पीओ के अलावा भी आपने कोई एग्जाम दिया था? हाँ, जैसे मैंने स्टार्टिंग अपनी प्रिपरेशन एसएससी के लिए की थी, हम्म। तो उसके बाद मैंने एसएससी के साथ साथ मैंने एग्जाम दिए थे एसबीआई पीओ का, एसबीआई क्लर्क का, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, यूपीएससी सीडीएस का भी मैंने दिया था, एसएससी एमटीएस, और ये सारे एग्जाम्स मेरे क्लियर हो गए थे। आपने क्लियर करे थे एग्जाम्स? हाँ, ये बहुत सारे बढ़िया। एग्जाम्स मेरे क्लियर हुए थे, वो भी जिनमें से बैंकिंग के जो ये चारों एग्जाम्स है वो अभी मेरे इन ही 2-3 महीनों के अंदर रिजल्ट आए हैं और वो क्लियर हुए हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो
तो ये एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग का बेस है आपके लिए। अगर आप यूपीएससी का भी कर रहे हो, राजस्थान गवर्नमेंट का भी कर रहे हो, बैंकिंग सेक्टर, रेलवे सेक्टर, तो इन सब के लिए एक जो बेसिक चीज चाहिए होती है वो आपको एसएससी के अंदर मिलेगी। बिल्कुल। आपको जैसे यूपीएससी का सी सेट होता है वो देते हैं, रेलवे के कोई भी एग्जाम्स दे लो, रेलवे और एसएससी का मोस्टली सिमिलर कंटेंट रहता है। जैसे बैंकिंग सेक्टर पे जो है तो उनमें थोड़ा सा लेवल हाई रहता है इन कंपैरिजन टू एसएससी, बट ये आपको एक पाथ प्रोवाइड कराता है एसएससी की, आप इसकी तरफ जाओ तो आपके लिए पहले से एक वे तैयार है कि आप जा सकते हो, इस फील्ड को भी चूज कर सकते हो। तो शिवम, आप सीजीएल 2026 अटेम्प्ट करने वाले हैं? हाँ, मैं अटेम्प्ट तो करूंगा। तो आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी है उसके लिए? हाँ, मेरी प्रिपरेशन चल रही है अभी भी। मैंने वो बीच में गैप हुआ था महीने भर का, क्योंकि वो खुशियां इतनी बड़ी हो गई। पहली जॉब थी मेरी, नई नई खुशियां थी, उस वजह से वो गैप महीने भर का, और उसके बाद ज्वाइनिंग प्रोसेस, और उसमें थोड़ा टाइम लग गया। लेकिन जब एक बार ज्वाइनिंग से फ्री हो गया तो मैंने वापस अपने स्टार्ट कर दिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मॉक बेस्ड ही रहेगा अभी तो मेरा स्ट्रेटेजी, क्योंकि इतना मैं टाइम नहीं दे पाता। लेकिन फिर भी मैं कंटिन्यूअस हूँ उस चीज के लिए, छोड़ा नहीं है मैंने वो। राइट। सो कैसा आपका टाइम मैनेजमेंट चल रहा है? जॉब और प्रिपरेशन दोनों कैसे टैकल कर रहे हो आप? जॉब जैसा कि मानते हैं 9 to 5 जॉब नहीं है हमारा, हमारा है 10 to 6 या 10 to 7। क्योंकि थोड़ा जैसे अगर आपको पोस्ट अच्छी मिलेगी तो उसके साथ जिम्मेदारियां भी अच्छी खासी मिलेगी। तो मेरा 10 to 7 रहता है। 7 बजे मैं घर पे आता हूँ वापस, 8 बजे तक खाना वाना बनाया खाया, और उसके बाद मैं 2 घंटे ऑलमोस्ट पढ़ाई में दे देता हूँ। 8 से 10 बजे तक मैं मॉक टेस्ट दे लिया, वही उसको एनालाइज कर लिया, और अगले दिन के जैसे मेरे को जीके में अगर कुछ टॉपिक याद नहीं है तो उस टॉपिक को एक बार, उसका मिनी वर्जन जो होता है आपको ऑनलाइन मिल जाता है, तो वो भी रिवाइज कर लेता हूँ, या फिर मेरे पास अपनी पुरानी बुक्स पड़ी हैं युवा की, तो मैं उनको उठा के पढ़ लेता हूँ। राइट। सो एक्चुअल एग्जाम में और कंप्यूटर लैब में जैसा कि अपने पास है, कितना डिफरेंस है और कितनी सिमिलैरिटी है? मेरे को लगता है कि जैसे अगर आप 100% से मानो तो 100% अगर आपका एग्जाम है मेन एग्जाम, तो और अगर आप किसी कंप्यूटर लैब में बैठ के दे रहे हो, 80% आपको सिमिलर एनवायरनमेंट मिलेगा। क्योंकि क्या है कि अगर आपको पता है कि एग्जाम में कैसा प्रेशर आने वाला है अपने ऊपर, कि कैसे आपके इन्विजिलेटर आसपास रहने वाले हैं, एक अगर आपके ऊपर सर पे कोई खड़ा मिलेगा तो आपको वो प्रेशर फील होगा। बिल्कुल। तो उस वजह से वो आपको, अगर कंप्यूटर लैब में आप पहले से प्रैक्टिस करके गए हो तो वो प्रेशर थोड़ा कम फील होगा आपके लिए, उतना आप प्रेशर फील नहीं करो। उसके बाद वो आप सहन कर पाओगे कि हाँ, कि मेरा टाइम इतना जा रहा है, मेरे को ये ऐसे तेज कर लेना चाहिए अपना एग्जाम, या फिर ऐसे कि अभी मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है इस क्वेश्चन की वजह से। तो वो प्रैक्टिस हो जाती है पहले अगर आप कंप्यूटर लैब में दो तो। और मैं तो ये मानता हूँ कि अगर कोई भी बंदा एसएससी या फिर किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है तो उसको ऐसी लैब्स में जाके पहले से प्रिपेयर कर लेना चाहिए अपने आप को। राइट। हाँ। अच्छा, शिवम, इन केस अगर पेपर टफ आ जाए, जैसा कि इस बार के हमने एसएससी मेंस के कंप्यूटर के एग्जाम में देखा, तो आपकी इमीडिएट स्ट्रेटेजी क्या रहेगी अगर आप देते हो तो? बेसिकली मेरी इमीडिएट स्ट्रेटेजी तो यही रहेगी कि मैं जितना जो कट ऑफ डेट एसएससी ने पहले ही कट ऑफ पहले से डिसाइड कर रखा होता है कि इतना परसेंट हमारा कट ऑफ रहने वाला है कंप्यूटर का। तो जैसे 18 मार्क्स है शायद, तो मैं पहले उतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहूंगा कि जिससे मेरे वो कट ऑफ मार्क्स क्लियर हो जाए। मैं नेगेटिव की तरफ पहले नहीं भागूंगा कि मैं तुक्के मार के, ये मेरे को लग रहा है ऐसा हो सकता है तो मैं तुक्का मार के उसको सॉल्व कर लूंगा। पहले अगर मेरे को आ रहा है कि मेरे कट ऑफ क्लियर हो रहा है उतना मैं ट्राई करूंगा, अगर नहीं आ रहा है तो ऐसे डाउटफुल क्वेश्चंस होते हैं जिनमें अपने को लगता है या तो ये या ये, आइदर और वाला केस होता है, एक ये या एक पहला वाला ऑप्शन है या दूसरा, वो ही ऑप्शन ट्राई करो। राइट। सो आपकी इस ओवरऑल जर्नी में कोई ऐसा स्पेसिफिक दोस्त, फैमिली मेंबर या फिर मेंटर रहा है जिसने आपको थ्रू आउट बहुत ही ज्यादा इमोशनल सपोर्ट दिया हो, मॉरल सपोर्ट दिया हो? मेरा एक दोस्त है सौरभ बिश्नोई, जिसका मैंने नाम लिया जी। वही मेरे साथ पूरे दिन रहता था। अच्छा। उसी के साथ पूरे दिन पढ़ते रहना लाइब्रेरी में, उसी के साथ बाहर निकलना खाने, उसी के साथ गेड़ी पे निकलना, उसी के साथ वो सॉल्व पढ़ना भी उसी के साथ और घूमना भी उसी के साथ, वही रहता था। मतलब आपके अगर पढ़ाई कर रहे हो तो आपके लिए एक अच्छी संगत होनी जरूरी बिल्कुल है, ये मैं मानता हूँ, और वो मेरे लिए एक बढ़िया संगत थी। राइट। तो आपके घर वाले ऐसे नहीं बोलते थे कि दोस्तों के साथ मत घूम, दोस्त खराब करेंगे ये वो? सबके घर वाले बोलते हैं, जी। किसके नहीं बोलते। लेकिन
आपको पता लगना चाहिए आपके लिए क्या सही हम्म, है क्या खराब है। बिल्कुल। जैसे मेरे को पता था वो सही है। एक दोस्त था हैप्पी, हम्म, उसने मेरी मैथ्स सही करवाने में रवि सर के अलावा उसका भी मेरे हाथ था, और बाकी की पूरे टाइम पढ़ने में सौरभ का हाथ था। जी, राइट। शिवम, बिगनर्स जो बिगनर्स होते हैं, जिन्होंने अपनी रिसेंटली ही प्रिपरेशन स्टार्ट करी है, तो वो जो स्टार्टिंग में मिस्टेक्स करते हैं, कॉमन हाँ, मिस्टेक्स, तो उनको अवॉइड करने के लिए आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे? सबसे पहले तो मैं यही सजेस्ट करूंगा, दर दर मत भटको, हम्म, किसी एक जगह को पकड़ के रखो। हम्म, अगर आप दो नाव में सवार होगे तो पानी में गिरोगे, वही बात बिल्कुल। है। आप एक चीज को फॉलो करो, एक हम्म, मेंटोर एक इंस्टीट्यूशन को फॉलो करते रहो, हम्म, और उसी के कहने पे चलते रहो। हम्म, कभी ना कभी आपको अपनी जो मंजिल है वो मिलेगी जरूर। बिल्कुल। आज नहीं तो कल मिलेगी। जैसे मैंने फॉलो किया तो मेरे को भी मिला, मेरे जी, बड़े भाई ने फॉलो किया उनको भी मिला था, और बहुत जल्द मिलेगा आपको। ऐसा बिल्कुल। नहीं है कि कभी कभी टाइम लग सकता है, लेकिन आपको ऐसा है कि आपको मिलेगा जरूर। हम्म, आप कभी खाली हाथ नहीं जाओगे वहां से। हम्म, और उस बंदे को होप रखनी चाहिए, आशा रखनी चाहिए कि आप कभी ना कभी कर लोगे। बिल्कुल। अगर आप ऐसी फील करोगे कि नहीं भाई हमसे नहीं हो पा रहा, नहीं हो पा रहा, तो इस मामले में आप अपने मेंटोर से बात कीजिए हम्म, कि सर ऐसा ऐसा फील हो रहा है, ये एनवायरनमेंट हमें मिला हमारी क्लासेस के अंदर, ईवा क्लासेस के अंदर, बिल्कुल। तो इस वजह से मेरे को बहुत बढ़िया फील होता था। और मैं कोई भी बात आप कर सकते हो कि किसी भी चीज से रिलेटेड, तो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि आप उसी बंदे को फॉलो करो जिसको आप स्टार्टिंग से करते आए हो। राइट, बहुत बढ़िया। सो डी डे, जिस दिन आप अपने कंप्यूटर के सामने बैठे, आपने अपना रोल नंबर डाला और आपने एंटर दबाया, तो जैसे ही आपने अपना रिजल्ट देखा, तो आपका पहला रिएक्शन क्या था? पहला रिएक्शन तो ऐसा ही था कि आपको कुछ समझ नहीं आता क्या हुआ है। हम्म, आपको वो मोमेंट याद रहता है, वो डेट, वो बिल्कुल। टाइम, जैसे मेरा 19 दिसंबर हम्म, 4:45 PM। बिल्कुल। आपको उस मोमेंट का हर एक चीज याद भी रहेगा, और आपको ऐसा लगेगा कि क्या ही चीज मिली है, जैसे आपके हैप्पीनेस पे आप पीक पे हो गया, आपने 100% अचीव कर लिया, ऐसा लगेगा आपको उस बिल्कुल। टाइम। तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं अपनी फैमिली से मिलूं, मैं हम्म, अपने हर उस दोस्त से मिलूं जो इस जर्नी में मेरे साथ था। मैं हर जने को बताऊं, हर जने को मिठाई बांटूं कि मेरा ये, मैंने ये अचीव किया है। वो फीलिंग आपके लिए बेस्ट फीलिंग होगी वर्ल्ड में, उससे बढ़िया आपकी फीलिंग मैं नहीं मानता कभी आप ले पाओगे। हाँ जी। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, ये थे शिवम सियाग, भारत के युवा एसबीआई पीओ क्वालिफायर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, जल्दी मिलते हैं एक नए सिलेक्शन की कहानी के साथ।